हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। इस लेक्चर में अकाउंट्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले। अभी ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत प्रॉब्लम देता है स्टूडेंट्स को करने में, बट इस वीडियो को देखने के बाद या आने वाले 2 वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा प्रॉब्लम इस टॉपिक का सॉल्व हो जाएगा अप टू सीए फाइनल तक। ठीक है, तो चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अभी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट समझने से पहले मुझे आपको डबल कॉलम कैश बुक समझाना पड़ेगा। डबल कॉलम कैश बुक के सम्स या इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी ब्राइट जेन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अभी डबल कॉलम कैश बुक का मैं एक समरी आपको बता दूं। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ये होता है कि रिसीट कैश बैंक, पेमेंट कैश बैंक, ये फॉर्मेट है। डेबिट में पैसा आता है, क्रेडिट में पैसा जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो ये जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बैंक का, इससे रिलेटेड है। अभी सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने मेरे एक अकाउंटेंट को बोला है कि मुझे मेरे बैंक में कितना पैसा है वो बताओ। वो मुझे बता रहा है कि वो मेरे बैंक में टोटल 1 लाख रुपए है। तो प्रैक्टिकल बैंक में 1 लाख रुपए होने चाहिए, बराबर। जब ये डिफरेंस आता है, मतलब मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 1 लाख रुपए है, बट बैंक का जो पासबुक है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरे अकाउंट में खाली 50,000 है, तो ये तो मिसमैच है। तो ये जो मिसमैच है ये कुछ ना कुछ रीजंस के वजह से हुआ रहेगा। हो सकता है इसमें मेरे अकाउंटेंट की गलती हो, या हो सकता है बैंक की गलती हो। तो गलती ढूंढ के एक लिस्ट बना के बैंक को सबमिट करना, इसी को बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपको आपकी रियल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। बड़ी बड़ी कंपनीज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इसलिए करती है ताकि उनको लोन लेने में आसानी हो। जब आपका अकाउंट बैलेंस और अकाउंटेंट का बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच कर जाएगा तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। उसका मेन मोटिव ही ये है कि जो मिसमैच है उसको ठीक करके लाना। अभी मिसमैच किन कारणों से हो सकता है, जैसे मैं एक बार रिपीट करूं जो मैंने एग्जांपल आपको दिया। इफ आवर अकाउंटेंट टेल्स अस दैट वी डू हैव 1 लाख रुपीज इन आवर अकाउंट, देन दी पासबुक शुड शो द सेम फिगर। यानी कि अकाउंटेंट बोल रहा है 1 लाख रुपए है, तो वाकई में अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। इफ इट मैचेस देयर इज नो प्रॉब्लम। दोनों अगर मैच कर रहे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब दोनों में मिसमैच है। अभी वो जो मिसमैच है उसी को ठीक करके बैंक को सबमिट करना, उसको रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। रिकॉन्सिलेशन मीन्स आइडेंटिफाई एंड नोटिंग डाउन दी एरर्स। एरर्स यानी कि गलती कहाँ हुई। अभी मैं एक बार रिपीट करूं, एरर और फ्रॉड में फर्क है। एरर यानी कि सपोज करो मुझे 1 लाख रुपए लिखने थे बट गलती से मैंने 10,000 लिखे, तो वो एरर है, ह्यूमन एरर है कि हो सकता है घाई घाई में मैंने 1,10,000 लिख दिया। बट कंटिन्यूअसली अगर साल 2 साल या महीने 2 महीने में 100-150 ट्रांजैक्शन में वो एरर बार बार हो रहा है तो उसको हम लोग फ्रॉड बोलेंगे। फ्रॉड और एरर में फर्क है कि फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनल होता है। जैसे आप कभी कभार भीड़ में चलते हो तो किसी किसी को धक्का लग जाता है, दो दैट इज अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल अगर कोई चीज है दैट इज एरर। बट अगर आप जानबूझ के कुछ चीज कर रहे हो गलती, दैट इज फ्रॉड। इतना ध्यान रखना। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डील्स विथ एरर, नॉट विथ फ्रॉड्स। फ्रॉड्स अगर आप कंपनी में करोगे तो कंपनी में इनकम टैक्स का रेड पड़ सकता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना आप जब ये टॉपिक सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रीजन क्या क्या हो सकते हैं मिसमैच की, अकाउंटेंट जो बोल रहा है और जो बैंक बोल रही है, उन दोनों में डिफरेंस क्यों आ सकता है, उसके कुछ रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे पहला रीजन मतलब एरर ऑफ अमाउंट। हो सकता है कि बैंक ने आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा करवा दिए बट आपके अकाउंटेंट ने गलती से उसको 10,000 नोट किया है, तो दिस इज एरर ऑफ अमाउंट। एरर ऑफ अमाउंट कितने रुपए का हुआ है? 90,000, क्योंकि बैंक ने पैसा कितना क्रेडिट किया? 1 लाख, बट आपके अकाउंटेंट ने जमा करा है 10,000। तो ये मिसमैच है। दिस इज एरर ऑफ अमाउंट की सामने वाला और हमारा अकाउंटेंट जो अकाउंट्स नंबर बोल रहे हैं वो मिसमैच है। सेकंड मतलब ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बैंक में पैसे जमा करवा दिए बट बैंक की पासबुक में वो हम लोग पास करवाना भूल गए, यानी कि बैंक की पासबुक में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। जैसे हम लोग कभी कभार चेक जमा करते हैं तो वो लैख के साथ पास होता है।
अभी तो सेटलमेंट टी प्लस 0 हो गया, यानी कि आज मैं अगर चेक डाल दूंगा तो आज के आज ही पास हो जाएगा। बट पहले के ज़माने में सपोज मैं आज चेक पास करूंगा तो 2-3 दिन लगता है चेक पास होने में, तब तक वो जो बैंक अकाउंट का पोजीशन रहता है वो उतना ही रहता है। तो वो जो एरर है दैट इज़ एरर ऑफ ओमिशन, कि आपने चेक तो डाल दिया बट बैंक ने उसका ट्रांजैक्शन ही नहीं किया है, तो करना बाकी है, दैट इज़ ओमिशन, यानी कि भूल गए, रह गए, दैट इज़ ओमिशन। लास्ट एरर मतलब नॉन क्लियरेंस ऑफ चेक्स, जो मैंने बोला कि चेक्स जो होते हैं वो लैग के साथ पास होते हैं 2 दिन 3 दिन, तब तक आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन मिल नहीं सकती। इसीलिए आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते रहना पड़ता है ताकि आपकी बैंकिंग पोजीशन और अकाउंटिंग पोजीशन मैच हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझा। ये अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ चैप्टर है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी के सम्स देखेंगे। अभी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सम्स जो होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते, बट मेरा मानो तो ये सम्स आसान है, बट सिखाने का तरीका डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत ही ख़राब तरीके से सिखाते हैं कि कैश बुक को मैच करो, पासबुक को मैच करो। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 11th-12th स्टैंडर्ड में ये समझ पाना कि कौन सी चीज़ किधर जाएगी, किधर नहीं जाएगी, कौन सा क्या मैच करना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, वो अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूँगा। तब तक थैंक यू।